नमस्कार। महाराष्ट्र में जो सरकार बनाने की जो प्रक्रिया चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, गवर्नर के पास फिर से अर्जी दी जा रही है, लेटर ऑफ सपोर्ट दिया जा रहा है, एफिडेविट दिया जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैं लगातार पिछले 5 दिनों से कह रहा हूं कि कुछ नहीं होने वाला है। जो होना है बस यहां होना है। जो महाराष्ट्र के सदन के अंदर जब वोटिंग होगी तब पता चलेगा कि कौन सा विधायक किसके साथ है और कौन किसके साथ नहीं है, बहुमत किसके पक्ष में है और कौन अगले 5 साल तक अपोजिशन में बैठने वाला है। लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। जैसा कि मैंने बताया था, यह लड़ाई बस इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस को कम से कम समय दिया जाए अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए, और बीजेपी इस फिराक में है कि किसी तरीके से इस मसले को लंबा खींचा जाए। तो अब तक 2 दिन तो बीत गए, सुनवाई होते होते फैसला नहीं आया है। कल 10:30 बजे फैसला आएगा, पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट 24 घंटा दे, 48 घंटा दे, 3 दिन दे, 4 दिन दे, 5 दिन दे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से और शिवसेना की तरफ से क्या कहा जा रहा था कि संडे को ही वोटिंग हो जानी चाहिए। तो यह कह सकते हैं कि पार्शियल इस चीज को आगे बढ़ाने में बीजेपी और उसके जो वकील हैं वो अब तक सफल रहे हैं। कल फैसला आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत अजीबोगरीब चीज हुई, बहुत सारे लोग इसे मिस कर चुके हैं। वो ये कि सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के सबसे काबिल वकील कपिल सिब्बल ने 154 विधायकों के एफिडेविट को जमा किया। एफिडेविट किस बात का? इस बात को प्रूव करने के लिए कि उनके पास मेजॉरिटी है। और एफिडेविट देने का मतलब क्या होता है? एफिडेविट देने का मतलब होता है कि वो शपथ कसम खा करके वो सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं कि वो बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, वो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का जो गठबंधन है उसको समर्थन करेंगे। जमा तो कर दिया गया और इस बात को लेकर के काफी मीडिया में आप चर्चा सुन रहे होंगे। लेकिन जैसे ही अभिषेक मनु सिंघवी जो एनसीपी के वकील हैं, वो जब उन्होंने दलील देना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो कपिल सिब्बल ने जो एफिडेविट जमा किया था उसको उन्होंने विड्रॉ कर लिया। यह बहुत बड़ा पॉइंट है यह समझने के लिए कि ये एफिडेविट क्यों वापस लिया गया। क्या ये जो तिकड़ी है, ये 3 पार्टियों का जो गठबंधन बन रहा है, क्या उसके पास संख्या नहीं है या फिर कोई और बात है? उसमें 2-3 बातें हैं समझने के लिए। बहुत सारी बातें हो रही होंगी टेलीविजन चैनल पे। 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि अगर आप एफिडेविट जमा करते हैं और कल कोई एमएलए ये कहता है कि ये एफिडेविट हमें दबाव में डाल करके लिखवाया गया, उसमें सिग्नेचर किया गया, तब ये लोग क्या करेंगे? तब ये लोग तो फंस जाएंगे। क्या एफिडेविट आप सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बहुत बड़ा ये कंटेम्प्ट का भी मसला हो सकता है और आपका पूरा का पूरा केस बिगड़ सकता है, पहली बात। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि ये एफिडेविट दें, आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में सारे लोगों का परेड करा दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट वो जगह नहीं है जहां पे आप बहुमत होने का दावा पेश कर सकें। वो जगह गवर्नर के पास है। और मूर्खता देखिए ये एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी की। एक तरफ ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट जमा करके उसको विड्रॉ कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब ये दलील चल रही थी तो वो गवर्नर के पास पहुंच गए कि हमारे पास बहुमत है, हमें बुलाया जाए। अरे बुलाया क्यों जाएगा? बुलाने की तो बात अभी है ही नहीं। सरकार तो बन गई है, शपथ ले लिया गया है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो अब कौन सी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनकी स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से क्या कर रहे हैं। मैं इस पे आऊंगा कि किस तरह एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस दोनों को इस पूरे पॉलिटिकल गेम में मात दे रही है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बीजेपी, उनके पास, जैसा मेरा जो आकलन है, उनके पास संख्या दिखाने के लायक नहीं है। उनका पूरा का पूरा अजीत पवार के बातों पे, उनके दिलाए गए भरोसे के ऊपर पूरा ये आधार पे बना हुआ है कि उन्हें लगता है कि अजीत पवार एनसीपी पार्टी को तोड़कर वो अपने पक्ष में लेकर के आएंगे और जिससे बहुमत साबित हो जाएगी। तो ये एक मसला है। लेकिन सवाल यही है कि इसमें एक टेक्निकल मसला भी फंसा हुआ है कि जैसा कि
अजीत पवार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, उन्होंने कहा कि मैं अभी भी एनसीपी के जो विधायक दल हैं उसका मैं लीडर हूं और इसलिए वो सदन के अंदर जो व्हिप जारी करेंगे वो एनसीपी के सारे विधायकों को मानना पड़ेगा। अगर उस व्हिप के बाहर कोई जाता है, अगर उनके मन मुताबिक वोट नहीं करता है तो वो उसकी सदस्यता चली जाएगी। ये कानूनी पेच है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर गवर्नर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि जो कल शरद पवार ने जिस तरीके से एक नया विधायक दल का नेता चुना है, अगर उसको नहीं माना जाए, क्योंकि इसमें एक और कानूनी पहलू यह है कि जब यह प्रोसेस चल रहा हो, उस प्रोसेस के दौरान आप अपने लीडर को नहीं बदल सकते। आपके पार्टी के अंदर में टूट हो रही है, आपकी पार्टी के अंदर में बवाल मचा हुआ है, उसको लेकर के आप विधानसभा और जो सरकार बनने की जो प्रक्रिया है उसको आप ब्लैकमेल नहीं कर सकते, उसके जरिए आप पूरे प्रोसेस को डिरेल नहीं कर सकते। ये एक तार्किक और लीगल आर्गुमेंट है। यह देखना पड़ेगा कि जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन अजीत पवार का लीगल स्टेटस क्या है। लीगल स्टेटस अगर उनका यह होता है कि अगर वो एनसीपी विधायक दल के लीडर हैं तो ये समझिए कि ये जितने भी डफली बजा रहे हैं शिवसेना वाले, कांग्रेस वाले, ये डफली बजाते रह जाएंगे। शरद पवार जो है वो अपना माथा पीटते रह जाएंगे और अजीत पवार बीजेपी के साथ सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे की इमेच्योरिटी देखकर तो लगता है कि माथा पीट लिया जाए, क्योंकि उनको कोई ऐसा लगता है कि उनको राजनीति के लिए नहीं, उनको फोटोग्राफी वगैरह करना चाहिए। वो राजनीति के लिए बने ही नहीं है कि किस तरह के वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और रोज आज सामने में आपने फिर गाली गलौज स्टार्ट कर दिया, आपने बीजेपी को आप गाली दे रहे हो। और बीजेपी का स्मार्टनेस देखिए, सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र फडणवीस के वकील वो कह रहे हैं कि हमारा दोस्त हमको दगा दे गया। बीजेपी अभी भी उसको दोस्त बता रही है और आप सामना के एडिटोरियल के जरिए ये आप मने सड़क छाप भाषा पे जो है आप आ गए हैं। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि जब इतना बड़ा क्राइसिस हो तो आप देखिए किस तरीके से ये शरद पवार की मैच्योरिटी है कि उन्होंने किस तरीके से पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया है। कांग्रेस ऐसा लगता है कि साइड लाइन की पार्टी हो गई, शिवसेना बिल्कुल साइड में चली गई। मीडिया में कौन है? मीडिया में सिर्फ और सिर्फ शरद पवार, एनसीपी के विधायक कहाँ जा रहे हैं, एनसीपी के विधायक कहाँ आ रहे हैं, बयान आ रहा है। एनसीपी के सारे लीडर्स के जो है वो बयान आ रहे हैं, मीडिया में दिख रहे हैं, डिबेट में जा रहे हैं। आपके पास कुछ प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। मीडिया में आप देखिए पिछले 3 दिनों से कि शिवसेना में क्या हो रहा है वो कहीं है ही नहीं। उद्धव ठाकरे का बयान तक नहीं आया है। पीछे से फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कि भाई वो विधायकों को बाकायदा एड्रेस कर रहे हैं, एनसीपी के विधायकों के पास जा रहे हैं। तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव खबरें आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि आप जिन लोगों के भरोसे राजनीति करना चाह रहे हैं, जो लोग आपकी रणनीति बना रहे हैं, वो राजनीति का एक बेसिक एलिमेंट नहीं जानते हैं। आपको कम से कम केजरीवाल से सीखिए। मीडिया में स्पेस ले लेकर के वो मुख्यमंत्री बन गए, मीडिया में स्पेस ले लेकर के वो एक नेशनल लेवल के लीडर बन गए, और आपके पास सब कुछ है और फिर भी कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लूजर्स हैं, जिसमें लूजर एक और है, लूजर एक जो है कांग्रेस पार्टी है। और आज बड़ा अच्छा लगा देख करके कि अचानक से राहुल गांधी अवतरित हो गए लोकसभा में, बड़े फ्रेश नजर आ रहे थे, बिल्कुल साफ सुथरे। ऐसा लग रहा है कि अच्छा मेडिटेशन करके लौटे हैं ये। तो उन्होंने कहा कि पहला बयान कि महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो डेमोक्रेसी की हत्या है। अरे डेमोक्रेसी की तो हत्या तब हो रही है जब जो पार्टी सबसे फिसड्डी है, चौथे नंबर पे है, और उसके अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और स्पीकर का पद लेने का जो है जिसमें लालसा जगी है, उससे डेमोक्रेसी की हत्या होती है। डेमोक्रेसी की हत्या तब होती है जब जनादेश को जो है लोग नहीं मानते हैं, जब जनादेश का तिरस्कार किया जाता है, जब उसका अपमान किया जाता है। दरअसल सही सेंस में डेमोक्रेसी की हत्या तब होती है। आप कांग्रेस पार्टी, गांधी जी की तस्वीर के सामने सोनिया गांधी आज बोली डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, और कल तक जिसको आप गांधी के हत्यारे बता रहे थे, शिव सैनिकों को, आरएसएस को,
हिंदुवादी ताकतों को और हिंदुत्व के खिलाफ जो आप मुहिम छेड़ने वाले थे पूरे देश में, उसके साथ मिलकर आप सरकार बनाने जा रहे हैं। तो गिरगिट भी जो है चमेलियन इस स्पीड से अपना कलर नहीं बदल सकता जिस तरीके से ये लोग, ये राजनीतिक दल अपना चाल चरित्र और चेहरा बदलते हैं। बड़ी अजीब कहानी है। और मैं आपको बता दूं, ये जो तमाशा चल रहा है डेमोक्रेसी के नाम पे, ये जो तमाशा जो खुलेआम आपने क्या समझ रखा है। अब देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूं, ये जो सारे विधायक हैं ये कौन हैं? ये शरद पवार के जो एनसीपी के जो जितने विधायक हैं, ये शरद पवार के गुलाम हैं क्या? ये शिव सैनिक विधायक जितने हैं वो क्या ठाकरे परिवार के गुलाम हैं? इन्होंने लिख दिया कि हम जीवन भर गुलामी करेंगे क्योंकि आपके टिकट से लड़े हैं। वो रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके? उद्धव ठाकरे के नहीं। वो जिन जिन जगहों से वो चुन के आए हैं, जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया है, वो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन उसकी कोई तो बात ही नहीं। आपने चुनाव जीत लिया, सर्टिफिकेट मिल गया, उसके जैसे ही। ये अजीब विडंबना है इस देश में। इस पे कभी डिबेट होना चाहिए कि जो व्यक्ति लोगों के वोट के द्वारा चुना जाता है वो चुनते ही एक पार्टी का गुलाम कैसे बन जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। इस पे कभी बहस होनी चाहिए और इस पे होना चाहिए सारी बातें कि आखिर ये प्रथा जो है वो डेमोक्रेसी का क्या मतलब है कि जब आपको जनता ने चुन के भेजा, लाखों वोट दे करके आपको विधानसभा पहुंचाया और आप रिप्रेजेंटेटिव होने के बजाय आप जो है ठाकरे का गुलाम बन जाओ, शरद पवार के गुलाम बन जाओ, बीजेपी के गुलाम बन जाओ, कांग्रेस के गुलाम बन जाओ। तो ये डेमोक्रेसी की हत्या और ये जो बकवास राहुल गांधी कर रहे हैं, इन सब बातों में कोई दम नहीं है। फैक्चुअल बात क्या है? फैक्चुअल बात यह है कि यहां जैसा कि कोर्ट में भी कहा गया कि हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है, घोड़े को बेचा जा रहा है। घोड़े नहीं है, गधे हैं ये सब, गधे इसको कहते हैं। इसका नाम बदल देना चाहिए, इसका नाम रखना चाहिए एस ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग इसका नाम नहीं होना चाहिए। बेसिकली एस ट्रेडिंग हो रहा है और सारी पार्टियां ये काम कर रही है बेशर्मी के साथ। लेकिन यही रूल है, यही दस्तूर है, यही तरीका है। लेकिन सारी बातें अपनी जगह पे, फाइनल फैसला वही होगा जो यहां इस सदन के अंदर जब सारे लोग बैठेंगे, स्पीकर को चुना जाएगा। पहला बवाल उसी में होगा जब स्पीकर को चुना जाएगा। उसके बाद स्पीकर को चुनने के बाद जब वोटिंग होगी समर्थन को लेकर के, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन या कॉन्फिडेंस मोशन जब उसको पेश किया जाएगा, तब पता चलेगा कि आखिर इस पूरा जो चुनाव के बाद जो एक महीने तक जो ड्रामा चला है उसका विजेता कौन है और लूजर कौन है। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंडिया टीवी। हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है, लगातार हम इस पे वीडियोस बना रहे हैं। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।